अखिल स्वामी सर, ये जो बयान मायावती का आया है कि ना वो इंडिया अलायंस के साथ जा रही हैं, ना ही वो एनडीए गठबंधन के साथ, कितना महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के हिसाब से और यूपी के हिसाब से भी? देखिए राम प्रकाश जी, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है उसके अनुसार मैं इसको बहुत ज्यादा एनालाइज और पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये एक प्रकार की पोस्चरिंग है, एक प्रकार का मैसेज उन्होंने बीजेपी मुख्यालय को भी दिया है और इंडिया अलायंस के मुख्यालय को भी दिया है। तो अभी जो उन्होंने कहा है बहुत ज्यादा इसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इसकी आप बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है जो 2019 के चुनाव में क्लियर हुआ, जो लगा, और उत्तर प्रदेश की जो हकीकत है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं तो जो मुझे समझ में आता है, देखिए बीजेपी का 15-16% वोट ऐसा है जो बिल्कुल कट्टर पक्का है, हिलेगा नहीं 2-4% को छोड़ के। बहन मायावती का 12-13% वोट है जो पक्का भी है और ट्रांसफरेबल भी है। अखिलेश यादव का 7-8% वोट पक्का जरूर है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है। और एक ऐसा वोट है 17-18% का जिसके पास एक विकल्प है ही नहीं, वो विकल्प को बाहर करता है, चाहे कितना भी प्रपंच आप कर लें, या तो वो बहन जी के साथ है या वो अखिलेश के साथ है। और इनके आपस की लड़ाई में वो बंटता है तो इनका नुकसान होता है और फायदा उस पार्टी को होता है जिसके पास 17-18% के पक्के वोट हैं। अब इसको इस प्रकार से देखा जाए, जो पिछले विधानसभा चुनाव ने बहन जी ने जो अपनी रणनीति बनाई थी, और इसलिए बनाई थी क्योंकि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो तो हटने वाली थी नहीं, वो तो विधानसभा का चुनाव था, तो उनके लिए उचित था जो उन्होंने बहन जी ने किया, बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए विधानसभा में जो कि सपा के वोट काटते और बीजेपी को फायदा होता। जब लोकसभा में सपा और बीएसपी के, देखिए कांशीराम जी के बाद मान्यवर की बात और मुलायम सिंह यादव की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश और बहन जी की बात अगर आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वोट है, ये अगर देखिए जो ऐसा वोट है जो कि जो बहन जी का वोट है और जो अखिलेश का वोट है, ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता। बहन जी का वोट तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो 17-18% वोट सॉलिडली बहन जी के पास आ जाते हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, बहन जी को 10 सीटें मिली और अखिलेश को केवल 5 सीटें मिली। लेकिन जो अखिलेश का वोट बैंक है वो बीजेपी को वोट देना प्रेफर करता है, बल्कि गठबंधन में वोट देने के। जो कांग्रेस का वोट है वो भी अगर कांग्रेस कैंडिडेट ना हो तो अखिलेश के वोट को, अपने जो उसका वोट बैंक है उसको वोट देना पसंद नहीं करता, वो भी बीजेपी को वोट दे देता है। जो असली मेरे को समझ में आता है, जो बहन जी की जो उनकी रणनीति है वो पता चलेगी जब चुनाव घोषित होंगे तब, और जब कैंडिडेट घोषित होंगे तब। अगर वो कैंडिडेट वो उतारती हैं जो कि अखिलेश के वोट को काटते हैं, इसका माने बहन जी मोदी जी की समर्थन करने का प्रयास कर रही हैं। और अगर ऐसे कैंडिडेट खड़े करती हैं जो अपने 12-13% वोट को एक तरफ ट्रांसफर करा के उस वोट बैंक के साथ जोड़ दें जो बीजेपी का वोट बैंक है, तो ऐसा लगता है कि वो इंडिया गठबंधन का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, बहन जी का और अखिलेश यादव का वोट एक वोट बैंक को छोड़ के अल्पसंख्यकों का, बाकी वोट बैंक एक दूसरे के साथ चलने में बिल्कुल कन्वीनियंट वो नहीं है। जैसे बिहार की भी स्थिति है, ओबीसी अलग है, अति पिछड़े अलग हैं, दलित, अति दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये भी उत्तर प्रदेश की रणनीति में बहुत ज्यादा उलझा दिया गया है गेम को। तो इसको खेलना बहुत सावधानी से आवश्यक है। पीडीए जो अखिलेश यादव कर रहे हैं और जो राहुल गांधी की और बीजेपी की नीति है वो एक दूसरे के खिलाफ है। तो देखना अभी बाकी है खेल, 1-1.5 महीने बाद पता चलेगा कि बहन जी किस तरफ हैं। अखिल सर, एक तो जो संजय सर ने सवाल किया कि जो दलित वोटर्स हैं वो किधर जा रहे हैं, दलित राजनीति जो है वो किधर जा रही है, चंद्रशेखर रावण कितना अहम फैक्टर है, और साथ ही साथ ये कि ये जो गैप, जो जिस तरीके की चीजें, जो बंटवारा वोटों का दिख रहा है, इसको समेटने में अखिलेश यादव कितने सक्षम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दलित वोटर्स हों, अल्पसंख्यक वोटर्स हों? देखिए रामप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है आज के तारीख में वोटर न तो अखिलेश यादव क्या करेंगे, बहन जी क्या करेंगे, राहुल क्या करेंगे, इससे उसे कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में वोटर दो भागों में बटा हुआ है, सीधा सीधा पोलराइज्ड है, या तो वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के अगेंस्ट है।
जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो अल्पसंख्यकों वाली बात छोड़ दीजिए आपकी, वो उन्हें वोट करते थे। जैसे मैं अपना उदाहरण लूं, आज के तारीख में मैं इतना व्यथित हूं जिस प्रकार देश को धर्म और जातियों में बांटा गया है, जिस प्रकार शंकराचार्यों का सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, और जिस प्रकार से मेरे गुरु जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनको अपमान, उनको गालियां दी जा रही हैं, झूठा प्रचार व्हाट्सएप के अंदर हो रहा है। बहन जी मेरे क्षेत्र जीतेंगी, बहन जी को जिताऊंगा, कोई इंडिपेंडेंट जीतेगा उसको जिता दूंगा, लेकिन सनातन धर्म जो हजारों साल से जीवित रहा उसको नष्ट करने वाले और मेरे गुरुओं का अपमान करने वालों को मैं माफ नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, संजय जी ने बहुत सारगर्भित विश्लेषण किया, बहुत अच्छा, आनंद आ गया मुझे एक चीज बहन जी की और नहीं समझ में आई, जब उन्होंने दानिश अली को पार्टी से निकाला। दानिश अली को पार्टी से निकालने का मतलब है जबकि मुसलमान का मन आहत था, जब दानिश अली के माध्यम से पूरे समुदाय को गाली गलौज की गई, धमकी दी गई, और दानिश अली ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिससे कि यह पता चले कि वो लोग कोई दुष्टता पे उतारू हैं। उस समय दानिश अली को निकालने का मतलब जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने मुसलमानों को मैसेज दे दिया है कि तुम इंडिया अलायंस की तरफ चले जाओ। जो अपने भतीजे को उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी बताया है, इसका मतलब यह है, अरे अपने भतीजे को चीज देनी है तो अच्छी दीजिए ना, पार्टी का अच्छा भविष्य दीजिए। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मेरा विश्लेषण यह कहता है कि बहन जी को 10% वोट और एक भी सीट नहीं मिलेगी। हां, यह जरूर उनमें आज की तारीख में ताकत है कि वो बीजेपी को जितवा दे या इंडिया अलायंस को जितवा दे, या तो इंडिया अलायंस से उनकी बात पक्की हो गई है, हो सकता है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे बताया है कि उनसे कहा गया हो कि आप राष्ट्रपति बनिएगा, हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे और उसके बाद आप जो है केवल ऐसे कैंडिडेट खड़े कीजिएगा, और मुसलमान कांग्रेस अगर सपा का अलायंस होता है पूरा 17-18% रहेगा, 8-9% वोट सपा के पास हैं। उसके बाद आज की तारीख में वो सवर्ण जो कि राम मंदिर पे जिस प्रकार से शास्त्रों का हनन हो रहा है और जिस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है, कहावत है, आपने राम प्रकाश जी सुनाई होगा, जब बाबा की मौत होती है ना, जब वो मरणासन्न होता है, पोते की शादी जल्दी जल्दी करा देता है, चाहे उसकी कोई तिथि हो, मुहूर्त हो ना हो। देखिए हमारे यहां कुछ भी हो, मैं ऐसा कोई पाखंडी हिंदू नहीं हूं, लेकिन बिना तिथि के, बिना डेट निकाले हुए हमारे यहां भी कोई वो नहीं, और शंकराचार्य महोदय को इस प्रकार की बातें कही जा रही, तो जो इनका सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है वो भी आज आहत है, शंकराचार्यों का अपमान वो भी नहीं सहन कर पा रहा है। तो आज के तारीख में एक चंपत राय जी बैठे हुए हैं, जितने वोट मोदी जी बढ़ाते हैं उतने चंपत राय कम कर देते हैं, बल्कि उनको तो हमेशा, आपको तो पब्लिक इंडिया को उनके सामने जाके हमेशा कैमरा रखना चाहिए चंपत राय के, और चंपत राय जो कहें वो वायरल हो जाता है और 2-4-5 लाख वोट बीजेपी के कम कर देते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है बहन जी ने या तो इंडिया गठबंधन से राष्ट्रपति पद की कोई बात कर ली है, अगर उन्हें लगेगा कि बीजेपी जीतने वाली है वो इंडिया अलायंस को हरवा देंगी, उन्हें लगेगा कि इंडिया अलायंस जीतने वाली है वो राष्ट्रपति का पद अपना लेके राजनीति से संन्यास ले लेंगी और अपने भतीजे से भी कहेंगी आनंद करो, राष्ट्रपति भवन में आके रहो। अखिल सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र संजय सर ने किया। सर यूपी में बहुत एक अच्छा खासा लंबा समय गुजारेगी भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा। जो संजय सर सवाल कर रहे थे वही सवाल मेरा है कि क्या कांग्रेस को उससे कुछ रिवाइवल मिलेगा, कांग्रेस को उससे कुछ फायदा होगा, या इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है यूपी में इतना लंबा समय दिया जाना? देखिए असली मुद्दा इस समय कांग्रेस के रिवाइवल का नहीं है, इस समय मुद्दा जो है वो इंडिया जो गठबंधन बना है उसके रिवाइवल का है। या तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, नहीं तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि जिनको लोकतंत्र चाहिए, जिनको लोकतंत्र से प्यार है, जिनको गांधी जी से प्यार है, जो गोडसे को नहीं मानने को तैयार हैं, जो हिंदू मुस्लिम सखाई आपस में सब लोगों को एक प्रकार से धर्म और जाति के ऊपर देश को जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है ये मजबूत हो। अब ये गठबंधन मजबूत होगा कि नहीं होगा, देखिए आज की तारीख में जैसे कहा संजय जी ने, बिल्कुल सही बात है, चाहे मुसलमान मतदाता हो चाहे दलित मतदाता हो जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा,
देखिए दलित मतदाता में जैसे सबसे बड़ा वोट बैंक अगर आप देखें तो जाटव का है, उसके बाद पासी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो जाति से पासी हैं। वैसे उन्होंने घोषणा कर दी है, जैसे देवे गौड़ा साहब ने भी घोषणा कर दी है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देवे गौड़ा, इनके खड़गे साहब के बारे में सुना जा रहा है, उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में खड़गे साहब चुनाव लड़ते हैं तो जो जाटव वोटों को छोड़कर बाकी दलित हैं जो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। देखिए इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है, पॉलिटिकल साइंस के संजय जी हैं, अपने तरफ वोट ऐड करने के बजाय दूसरे के वोट को काटना। ब्राह्मण ठाकुर बनियों को नहीं काट सकते आप। वो वोट बैंक हर स्थिति में बीजेपी के साथ रहेगा। हाँ, शंकराचार्य के माध्यम पे चंपत राय साहब ने 15-20% ब्राह्मणों को तो रुष्ट कर दिया है, और जो असली सनातनी उनको भी रुष्ट कर दिया है। जो ढोंगी और फर्जी सनातनी है वो तो अभी भी जुटे हुए हैं उधर ही। लेकिन बाकी जो पासी समुदाय है और बाकी जो अति पिछड़े हैं, देखिए अति पिछड़े बहुत बड़ा एक चंक है और नीतीश कुमार इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब यह देखना है कि नीतीश कुमार और खड़गे साहब अगर उत्तर प्रदेश में केवल चुनाव लड़ जाएं, ये जो वोट बीजेपी की तरफ चला गया था ये वापस आ जाएगा। तो बीजेपी के पास वही 18% वोट, 17%, बिहार के अंदर तो 10% है, यहां कहते हैं 18% है। बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। तो इस समय इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को यह निर्णय लेना है, उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी जो एक वेव चल रही है, प्रो मोदी एंटी मोदी, इसमें एंटी बीजेपी नहीं है, प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी वाली स्थिति नहीं है जो पहले हमेशा हुआ करती थी। अटल जी को मैंने भी कई बार वोट दिया है, लेकिन जब से मोदी जी की कार्यप्रणाली को मैंने देखा है, मैंने प्रण ले लिया है कि कल अगर नितिन गडकरी बन जाए प्रधानमंत्री या बीजेपी के मुखिया बन जाए, हो सकता है मैं फिर बीजेपी को वोट दे दूं। जब तक मोदी जी और अमित शाह वाली बीजेपी है मैं वोट नहीं दूंगा, और किसी को देने दूंगा अपनी, जितना मेरा बस चलेगा। क्योंकि ये देश में जो राजनीति इस समय हो रही है, ये देश को भी बर्बाद कर रही है और सनातन धर्म को भी बर्बाद कर रही है। हजारों साल से जिस धर्म को नहीं खत्म कर पाया वो ये खत्म कर देंगे, और देश जो है, जो शंकराचार्य महोदय ने कहा, ये देश को बांट देंगे, जो हम लोग हमेशा से कहते आए। इसलिए मुझे लगता है इस समय मुद्दा है कि राहुल गांधी जो लोगों के बीच में एंटी मोदी वोट है उसको कंसोलिडेट करें, और जो इस गठबंधन में शामिल नहीं होगा वो राजनीति से बाहर हो जाएगा। संजय जी की बात बिल्कुल सही है। बहन जी अगर अपने भतीजे को एक खत्म हुई पार्टी सौंपना चाहती हैं तो बात अलग है, नहीं तो या तो बीजेपी में चली जाए या इंडिया अलायंस में आ जाए। जी, चूंकि नीतीश कुमार का जिक्र आ गया, नीतीश कुमार बीते अभी जब पीछे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई वर्चुअल, उसमें संयोजक बनाया जाना लगभग तय था, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया। खबर ये चलाई गई कि भाई नीतीश कुमार बनना नहीं चाहते हैं, उससे वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और दुनियादारी। इसको कैसे देखते हैं आप लोग, अखिल सर और फिर संजय सर? देखिए असली मुद्दा ये है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ ऑब्जेक्शन किए थे, तो ये एक प्रकार से उनका नीतीश कुमार का बहुत अच्छा वक्तव्य है और उन्होंने एक प्रकार का अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि आप जो चाहें उसको अपना कन्वीनर बना लें, कोई समस्या नहीं है, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। एक प्रकार का त्याग माना जाए, जिसे गोदी मीडिया ने घुमाया। संजय जी ने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात की है, ये बात पे एक डिस्कशन रखवाइए। देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया गया है, जनता नहीं समझ रही है। अगर ये सोचिए आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है और कोई लोन आपने नहीं उठा रखा है बैंक से, आपका जीवन सुखमय कट रहा है, आप 5 करोड़ का लोन उठा लें और आमदनी आपकी 1 ही लाख रुपए रहे, आप मानी बात है कि आप जेल जाएंगे, कुर्की होगी घर की। वही स्थिति देश की है। ऋण आपके 3 गुने हो गए हैं, रुपया आपका कमजोर हो गया है, आपको फॉरेन डेट्स के पेमेंट ज्यादा करने पड़ रहे हैं। केवल ये लोग सड़क बना रहे हैं और सड़क बना के लोगों को बता रहे हैं विकास हो रहा है, और लोन ले लेके ये सड़क बनाए चले जा रहे हैं। असली जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जिससे रेवेन्यू ऐड होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। देश डेट ट्रैप में देश है। जीडीपी मनमोहन सिंह के जमाने में ज्यादा थी, लोन कम होने के बावजूद मोदी जी के जमाने में लोन बढ़ गया है और जीडीपी का रेट घट गया है।